हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी शानदार होने वाला है दोस्तों। आज के वीडियो में हम पटवार भर्ती परीक्षा से संबंधित एक मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। काफ़ी शानदार मॉडल पेपर आपका होने वाला है। जो भी विद्यार्थी 11 मई को पटवार भर्ती परीक्षा का एग्जाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। सभी विषयों के सवाल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। सभी सब्जेक्ट्स के सवाल हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, चाहे वो आपकी इंग्लिश हो या फिर आपकी हिंदी हो, साइंस हो, कंप्यूटर हो, आपकी इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, सभी के सवाल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 8 होने वाला है। इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट मैं आपको करवा चुका हूँ। अगर उन वीडियोज़ को आपने नहीं देखा है तो उनको भी आप एक बार जाके देख लेना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पिछला पेपर जो मैंने आपको करवाया था दोस्तों, उसमें मैंने आपको एक सवाल पूछा था, प्रताप सिंह बारट जो थे उनको कौन सी जेल में रखा गया था। काफ़ी सारे बच्चों ने इसका कॉमेंट भी किया था, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। प्रताप सिंह बारट जो थे दोस्तों, इनको बरेली जेल में रखा गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इनके जो पिता थे केसरी सिंह बारट, तो केसरी सिंह बारट को कौन सी जेल में रखा गया था? उनको हजारीबाग जेल में रखा गया था। तो कभी कभार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और एक सवाल आपको इस पेपर का मैं देने वाला हूँ, तो वो सवाल आपका क्या रहेगा? तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, यह आपको मुझे कमेंट करके बताना है इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल स्क्रीन पर है आपके। नेफ्रॉन का संबंध निम्न में से किससे है? तो नेफ्रॉन का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? तो नेफ्रॉन जो है इसका संबंध किडनी से हो जाएगा, यानी वक्र से हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेफ्रॉन जो होती है दोस्तों, ये किडनी की क्रियात्मक इकाई होती है। इनकी संख्या प्रत्येक किडनी में यानी प्रत्येक वक्र में कितनी होती है? लगभग 10 लाख होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, नेफ्रॉन की संख्या होती है ये। निम्न में से कौन सा प्रोटीन का उच्चतम स्रोत है? तो प्रोटीन का उच्चतम स्रोत क्या हो जाएगा आपका? सोयाबीन हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। दूध किसका स्रोत है? तो ये कैल्शियम का हो जाएगा। गाजर किसका हो जाएगा दोस्तों? विटामिन ए का हो जाएगा। और घी से क्या मिलता है आपको? वसा मिलती है, विटामिन ए, ई, के, ये आपको घी से मिलता है। अगला सवाल देखिए, प्रथम पुनर्योजी टीका किसे माना जाता है? तो प्रथम पुनर्योजी टीका किसे माना जाएगा, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो ये किसे माना जाता है? आपके हेपेटाइटिस बी का टीका को माना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सेब के कटने के पश्चात उसका भूरे रंग में बदलना किसका उदाहरण है? तो सेब को जब आप काट देते हो तो उसका भूरे रंग में बदलना आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन से लेंस को यूज में लिया जाता है? उत्तल लेंस को यूज में लिया जाता है। और अगर आपका निकट दृष्टि दोष होता है दोस्तों, तो वहां पर अवतल लेंस को यूज में लिया जाता है। दूरदृष्टि दोष का मतलब क्या होता है दोस्तों? दूर का तो आपको साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन निकट का आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर उत्तल लेंस आपका यूज में लिया जाता है। अच्छा, डीफॉक्सी लेंस कहाँ पर यूज में लिया जाता है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर जरा दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष होता है, तो वहां पर डीफॉक्सी लेंस को यूज में लिया जाता है। और बेलनाकार लेंस कहाँ पर यूज में लिया जाता है? जब दृष्टि वेश में होता है दोस्तों, तो वहां पर आपका बेलनाकार लेंस यूज में लिया जाता है। अगला सवाल देखिए, पृथ्वी के प्लायन वेग का मान है। तो पृथ्वी का जो प्लायन वेग है दोस्तों, इसका मान कितना हो जाएगा? अच्छा, प्लायन वेग क्या होता है आप लोगों को पता होगा। वह न्यूनतम वेग होता है जिस पर किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के पार ले जाया जा सकता है। तो दोस्तों, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है आपका, उसके पार किसी वस्तु को ले जाया जा सकता है पृथ्वी से, वो आपका प्लायन वेग होता है। तो यहाँ पर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सी धातु सामान्य तापक्रम पर कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में आपकी मरकरी पाई जाती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, एक होता है आपका गैलियम। गैलियम जो होता है ये आपका हाथ पर रखने पर पिघलता है। तो अगर हाथ पर इसको रखोगे आप तो ये पिघल जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, गैलियम हाथ पर रखने पर द्रव अवस्था में बदल जाता है, जबकि मरकरी जो है ये सामान्य ताप पर ही आपका द्रव अवस्था में होता है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस जैन तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद जो है दोस्तों, ऋग्वेद जो है इसका उल्लेख आपको किस में मिलेगा? या आपको ऋग्वेद में किसका उल्लेख आपको मिलेगा? जैन तीर्थंकर का। तो ये आपसे पूछा गया है, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभदेव या मल्लीनाथ जी। तो ऋग्वेद में दोस्तों ऋषभदेव जी जो है इनका उल्लेख मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ऋग्वेद में किसका उल्लेख मिलेगा? ऋषभदेव जी का उल्लेख मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखिए, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है कि ऋग्वेद में कौन से मंडल में आपको मिलेगा? तो ये आपके तीसरे मंडल में मिलेगा आपको।
तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा दोस्तों। और गायत्री मंत्र जो है दोस्तों ये किसको समर्पित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भगवान सूर्य को समर्पित है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ऋग्वेद जो है दोस्तों इसका जो नवा मंडल है वो किसको समर्पित है, तो नवा मंडल जो है ये सोम को समर्पित है, ये आपको ध्यान रखना है, इसे सोम मंडल भी बोला जाता है। अगला सवाल देखिए, दिल्ली के कुछ सुल्तान ने तुर्क ए चहलगानी की स्थापना की, तो कौन से सुल्तान ने आपके तुर्क ए चहलगानी की स्थापना की थी। ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन हो जाएंगे आपके बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इल्तुतमिश हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तुर्क ए चहलगानी जो है दोस्तों इसे दल चालीसा कहा जाता है। दल चालीसा नामक संगठन की स्थापना किसने की थी, आपके इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी, ठीक है। और इल्तुतमिश जो है दोस्तों आपका ये इंपॉर्टेंट है, ये दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसे बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त हुई थी। तो बगदाद के खलीफा से इसे मान्यता प्राप्त हुई थी। अगला सवाल देखिए, विजयनगर साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो विजयनगर साम्राज्य जो है इसकी प्रारंभिक राजधानी आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, तो ये आपकी हम्पी हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1336 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, तो हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। हरिहर और बुक्का इसके द्वारा आपकी दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी 1336 में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, किस युद्ध के पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, या तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, या आंग्ल कर्नाटक युद्ध। इंपॉर्टेंट सवाल है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कब प्राप्त हुई थी, तो बक्सर के युद्ध के पश्चात प्राप्त हुई थी। बक्सर का युद्ध आपका 1764 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, 1764 में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था अगर आपसे पूछा जाए, तो मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक तो आपका शाह आलम हो जाएगा, यानी एक तरफ तो आपका शाह आलम है और एक तरफ आपका मीर कासिम है। तो मीर कासिम और शाह आलम ये एक तरफ हो जाएंगे। और किसके साथ हुआ था, तो ये आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मीर कासिम, शाह आलम, और इधर से कौन हो जाएगा आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से क्लाइव हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है। तो मीर कासिम, शाह आलम और क्लाइव के मध्य आपका बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, ठीक है। अगला सवाल देखिए, किस गवर्नर जनरल वायसराय ने वेबगत सिद्धांत का अनुसरण किया। तो वेबगत सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया या इसका अनुसरण किसने किया था, तो आप सब लोगों को पता होगा भैया, जब आपका सतारा, जेतपुर, संबलपुर, बगाट, उदयपुर, झांसी और इनका विलय अंग्रेजी साम्राज्य में किया गया था, इसे ही वेबगत सिद्धांत कहा गया था। ये डलहौजी ने किया था। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो ये आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। और प्रथम अधिवेशन आपका कब हुआ था, 1885 में हुआ था। कांग्रेस की स्थापना भी आपकी 1885 में हुई थी। अगला सवाल देखिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक किस दिनांक को आयोजित हुई थी। तो अंतिम बैठक हुई थी जो आपकी 21 दिनांक को आयोजित हुई थी। तो ये आपकी 24 जनवरी 1950 को हुई थी दोस्तों। कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को दोस्तों आपकी अंतिम बैठक हुई थी। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन का आरंभ किया गया। तो द्वैध शासन का आरंभ आपका दोस्तों किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, तो ये आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। अब दोस्तों ये सवाल जब एग्जाम में पूछा जाता है तो अपने आप टफ हो जाता है। अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, तो आपको सवाल इजी लग रहा होगा। लेकिन जब आप 4 ऑप्शन पढ़ते हैं ना तो सवाल अपने आप टफ हो जाता है आपके लिए। तो भारत शासन अधिनियम 1935 यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। और भारत शासन अधिनियम 1935 जो है दोस्तों इसमें कितनी धाराएं थी, तो 321 धाराएं थी। ये आपका पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है कितनी धाराएं हो जाएगी, 321 धाराएं थी। और इसमें आपकी 10 अनुसूचियाँ थी, 10 अनुसूचियाँ थी और 321 धाराएं थी। अगला सवाल देखिए, किस संविधान विशेषज्ञ ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा। तो प्रस्तावना जो है इसको परिचय पत्र की संज्ञा किसने दी थी दोस्तों, भारतीय संविधान का परिचय पत्र। तो ये किसके द्वारा कहा गया था, ये N.A. पालकीवाला के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। जबकि ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा था दोस्तों, संविधान की आत्मा कहा था। तो संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा क्या कहा गया था दोस्तों, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा कहा गया था, प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। तो दीर्घकालीन सपनों का विचार ये किसने कहा था दोस्तों, ये अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था। ये आपको ध्यान रखना है। और K.M. मुंशी के द्वारा क्या कहा गया था, प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्यफल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बलात्श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। तो बलात्श्रम को प्रतिबंधित किया गया है
23, 24, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 19। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो बाल श्रम को प्रतिबंधित किस में किया गया है, अनुच्छेद 23 में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि बाल श्रम के बारे में किस में दिया गया है दोस्तों, बाल श्रम के बारे में आपका अनुच्छेद 24 में दिया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। जबकि बाल श्रम को प्रतिबंधित आपका अनुच्छेद 23 में किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसको दी गई है दोस्तों, तो यह आपके भाग 3 को दी गई है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी मौलिक अधिकार वाला जो है इसको ही भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। प्रश्नकाल के दौरान संसद में निम्न में से कौन से प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। तो मौखिक रूप से किन प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है, तो अल्प सूचना वाले जो प्रश्न होते हैं और तारांकित जो प्रश्न होते हैं आपके, उनका उत्तर जो है वो आपका दोस्तों मौखिक रूप से दिया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा, यानी अल्प सूचना और तारांकित 1 और 2 दोनों यहाँ पर आपके करेक्ट हो जाएंगे, इनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जा सकता है। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों अल्प सूचना वाले जो प्रश्न होते हैं ये कम से कम कितने दिन पूर्व का नोटिस देना आवश्यक है, यानी अल्प सूचना वाले प्रश्न पूछने से पहले कितने दिन का नोटिस देना आवश्यक है, तो 10 दिन पूर्व आपको नोटिस देना पड़ेगा, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। भारतीय संविधान में महान्यायवादी का कार्यकाल कितना निश्चित किया गया है। तो महान्यायवादी जो होता है दोस्तों, इसका कार्यकाल कितना निश्चित किया गया है, जिसका उल्लेख आपको अनुच्छेद 76 में दिया गया है। 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष या तय नहीं है। तो दोस्तों ये तय नहीं है, ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है। तो भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाएगा, तो ये छोटा नागपुर पठार को कहा जाएगा, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। भारत में लौह इस्पात उद्योग का प्रारंभ कब से हुआ। तो लौह इस्पात उद्योग जो है दोस्तों, इसका प्रारंभ आपका कब से हुआ था, तो ये 1874 से हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1874 से भारत में लौह इस्पात उद्योग का प्रारंभ हुआ था। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको पूछा जा सकता है। कहाँ पर हुआ था दोस्तों, सबसे पहले तो बंगाल के, कहाँ पर हुआ था, बंगाल के कुल्टी में हुआ था। तो बंगाल की एक जगह है कुल्टी, वहाँ पर हुआ था दोस्तों। किस नाम से हुआ था, बंगाल आयरन वर्क्स के नाम से हुआ था। तो बंगाल आयरन वर्क्स के नाम से हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। बाद में कालांतर में बंगाल सरकार ने इसको अधिग्रहण में ले लिया था और फिर इसका नाम क्या कर दिया था, बराकर आयरन वर्क्स कर दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, उत्तर भारत में शिवालिक गिरिपद प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो दोस्तों शिवालिक गिरिपद प्रदेश में सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक का जो क्षेत्र होता है वो आपका क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा गया है। तराई, डेल्टा, भाबर या खादर। तो ये क्या कहलाएगा आपका दोस्तों, ये आपका भाबर कहलाएगा। और ये एक आपका महत्वपूर्ण सवाल है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक जो क्षेत्र है वो आपका भाबर कहलाता है। भाबर क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, कंकड़, पत्थर, बजरी जो होती है, जो कि नदियों के द्वारा लाई जाती है, वही आपका भाबर कहलाता है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो असंगत युग्म का चयन करना है। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर दिया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। गोदावरी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर से होता है। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है। तो कृष्ण भगवान में क्या था, बल था दोस्तों, कृष्ण भगवान में क्या था, बल था। इस तरीके से ध्यान रखना है आपको, महाबलेश्वर। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भोकरचू दिया गया है, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि भोकरचू से आपकी कौन सी नदी का उद्गम होता है दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो भोकरचू से तो सिंधु नदी का उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम दोस्तों मानसरोवर के निकट कैलाश श्रेणी के वहाँ से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कैलाश श्रेणी में भी कहाँ से होता है, तो ये नाम आपको ध्यान रखना है दोस्तों, चेमयुंगडुंग, यहाँ से होता है। तो मानसरोवर में कैलाश श्रेणी में चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। और कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित बहुउद्देश्य परियोजना है। तो टेनेसी नदी घाटी पर आधारित बहुउद्देश्य परियोजना दामोदर घाटी परियोजना हो जाएगी, और ये आपकी पहली थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, पहली बहुउद्देश्य परियोजना थी। अगला सवाल देखिए, भारत की किस आर्द्रभूमि को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में ओनली आपके दो ही आर्द्रभूमि शामिल है। तो कौन कौन सी हो जाएगी, वो आपकी एक तो केवलादेव हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, एक तो केवलादेव हो जाएगी, और दूसरी आपकी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, तो दूसरी आपकी हो जाएगी यहाँ पर लोकटक झील हो जाएगी दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी आपकी लोकटक झील हो जाएगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एक तो केवलादेव है, एक आपकी लोकटक झील है। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आपकी दो ही शामिल है, केवलादेव और एक आपकी लोकटक झील, दोनों आपको ध्यान रखनी है। समुद्र के वर्षावन की संज्ञा किसे दी जाती है। तो समुद्र के वर्षावन की संज्ञा किसे दी जाती है, किसे दी जाएगी दोस्तों, प्रवाल भित्ति को दी जाती है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। लेकिन जब आप 4 ऑप्शन पढ़ोगे ना, तो ये सवाल अपने आप लोगों के लिए टफ हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ तो आपको इजी लग रहा होगा, अच्छा ठीक है समुद्र के वर्षावन प्रवाल भित्ति, लेकिन जब हम वहाँ पर पढ़ते हैं तब कंफ्यूज हो जाते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है, समुद्र के वर्षावन प्रवाल भित्ति हो जाएगी।
अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपका, हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बना है? तो ये करंट अफेयर का सवाल है। भारत का दूसरा आपका तितली विविधता केंद्र बना है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? तो नामदफा जो था दोस्तों, ये तो पहला था आपका। दूसरा आपका काजीरंगा बना है, ये आपको ध्यान रखना है। काजीरंगा आपका कहाँ पर हो जाएगा? असम में हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दूसरा तितली विविधता केंद्र आपका काजीरंगा बना है, पहला आपका नामदफा था। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हाल ही में निम्न में से कौन सी 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो पहले आपकी 6 भाषा थी जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था, अभी 5 को और किया गया है दोस्तों, तो टोटली 11 हो चुकी है। तो ये 5 कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है। तो इनको कैसे याद रखोगे आप? इसको याद रखिए MBA पापा, पापा मुझे MBA करनी है, तो MBA पापा से याद रखना है। M से मराठी, B से बंगाली, अ से असमिया, पा से पाली, पा से प्राकृत। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बन सकता है। अगला सवाल देखिए, अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन को मंजूरी प्रदान की, इसकी समयावधि होगी। तो इसकी समयावधि क्या है दोस्तों? तो राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन को मंजूरी प्रदान की है अक्टूबर 2024 में। तो जब भी हम इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं तो हम 5 साल बढ़ा के मानते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों 7 साल है, यानी कि 2024-25 से लेकर 2030-31 7 वर्ष तक है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। तो ये अलग सा सवाल है, इसको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली 5 साल होता है, लेकिन यहाँ पर 7 वर्ष तक इसको किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन को मंजूरी मिली है, तो ये आपका 2030-31 तक हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी की गई विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन सी भारतीय महिला को शामिल नहीं किया गया है? तो कौन सी भारतीय महिला जो है वो फोर्ब्स की सूची में शामिल नहीं है? निर्मला सीतारमण शामिल है, रोशनी नादर मल्होत्रा भी शामिल है, किरण मजुमदार शो भी शामिल है। यहाँ पर आपकी रेखा झुंझुनूवाला शामिल नहीं है, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। और तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने हैं, निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर मल्होत्रा, किरण मजुमदार। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों सबसे ऊपर कौन सी है, यानी नंबर 1 कौन सी महिला है आपकी जो कि सबसे शक्तिशाली रही है, मतलब सबसे पहले नंबर पर कौन सी रही है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपकी हो जाएगी उर्सुला वोन। ये आपको ध्यान रखना है, कौन हो जाएगी? उर्सुला वोन हो जाएगी दोस्तों। और ये आपकी कहाँ की हो जाएगी उर्सुला वोन? तो ये दोस्तों यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष का है ये, तो यूरोपीय आयोग जो है उसकी अध्यक्ष है ये उर्सुला वोन, ये आपकी पहले नंबर पर है। अगला सवाल देखिए, एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनकोव दूरबीन मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट यानी MACE वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? आपका लद्दाख में किया गया है, ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला सवाल है, यूनेस्को के हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम प्रथम चरण में राजस्थान के किस जिले को शामिल किया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है। यूनेस्को के द्वारा दोस्तों हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम जो हुआ था उसके प्रथम चरण में राजस्थान का एक जिला शामिल किया गया, तो ये कौन सा जिला हो जाएगा? आपका अजमेर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम के प्रथम चरण में अजमेर को शामिल किया गया है। राजस्थान के किन जिलों को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये सवाल तो आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये आपको ध्यान रखना है, सलूम्बर डूंगरपुर, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। ये सवाल आपका एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। अगला सवाल देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना का नाम बदलकर क्या किए जाने की घोषणा की है? तो जो आपका दोस्तों पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना थी, इसका नाम क्या किया जाएगा? राम सेतु जल लिंक परियोजना या राम जल सेतु लिंक परियोजना? अब बताइए दोनों में से आपका क्या आंसर होगा दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 36 जो है इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? राम जल सेतु लिंक परियोजना, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, राम जल सेतु लिंक परियोजना। अगला सवाल देखिए, अच्छा यहाँ पर एक बात और अगर आप ध्यान रखना चाहो तो रख सकते हो, मुझे लगता है ये सवाल पूछा जा सकता है आपका, जो कि आपकी ये परियोजना है राम जल सेतु लिंक परियोजना, इस परियोजना से कितने जिले आपके लाभान्वित होंगे? तो 17 जिले लाभान्वित होंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 17 जिले लाभान्वित होंगे और लगभग आपकी 3.25 करोड़ जो है दोस्तों आबादी को शुद्ध पेयजल मिलेगा। तो 3.25 करोड़ आबादी को शुद्ध पेयजल मिलेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। नवीनीकरणीय ऊर्जा को समर्पित भारत सोलर एक्सपो 2025 का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया गया? तो भारत सोलर एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका जयपुर में किया गया है दोस्तों। और कब किया गया था? इंपॉर्टेंट है, 17 से 19 जनवरी को किया गया था। 17 से 19 जनवरी 2025 को किया गया था भारत सोलर एक्सपो का आयोजन। ये सवाल आपका पूछा जा सकता है, कहाँ पर हुआ था? JCC जयपुर में हुआ था, ठीक है। अगला सवाल देखिए, प्रोजेक्ट श्रम बल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो श्रम बल प्रोजेक्ट के संदर्भ में बताना है आपको। यह प्रोजेक्ट राजसमंद जिला कलेक्टर द्वारा शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना संचालित की जा रही है। तो यहाँ पर दोनों आपके सही हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, खानवा के युद्ध में
किन निम्नलिखित राजपूत मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था? तो महाराणा सांगा के पक्ष में किसने भाग लिया था, ये आपसे पूछा गया है। महमूद लोधी ने भाग लिया था दोस्तों, रावल उदय सिंह ने भी भाग लिया था, हसन खां मेवाती ने भाग लिया था और गोकुलदास परमार ने भी यहाँ पर भाग लिया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चारों ने यहाँ पर भाग लिया था, महमूद लोधी, उदय सिंह, हसन खां मेवाती और गोकुलदास परमार। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित युद्धों में से उनके लड़े जाने के वर्ष के अनुसार पहले से आखिरी तक सही क्रम को चुनिए। तो दोस्तों आपको बताना है गागरोन का युद्ध कब हुआ था। गागरोन का युद्ध आपका 1519 को हुआ था। कब हुआ था, 1519 में हुआ था। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था, 1437 को हुआ था। मावली का युद्ध आपका 1540 में हुआ था दोस्तों। और बयाना का युद्ध कब हुआ था, तो बयाना का युद्ध आपका कब हुआ था दोस्तों, ये आपका 1527 में हुआ था। ठीक है, फिर बयाना के बाद में आपका खानवा का युद्ध हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका फरवरी 1527 में हुआ था, खानवा आपका मार्च 1527 में हुआ था, 16 मार्च 1527 को। तो यहाँ पर सीक्वेंस से जमाना है आपको। सबसे पहले आपका गागरोन आ जाएगा, फिर आपका कौन सा आ जाएगा दोस्तों, सॉरी सबसे पहले सारंगपुर आ जाएगा आपका 1437। तो सबसे पहले सेकंड हो गया, फिर आपका दोस्तों फर्स्ट हो गया, तो सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए सारंगपुर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, तो ये दोस्तों कुंभा यानी राणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के मध्य हुआ था। तो राणा कुंभा महमूद खिलजी प्रथम के मध्य हुआ था। मावली का युद्ध इंपॉर्टेंट है, ये आपका उदय सिंह और आपका किसके मध्य हुआ था, बनवीर के मध्य हुआ था। उदय सिंह और बनवीर के मध्य हुआ था ये आपको ध्यान रखना है। और गागरोन का आपको पता ही होगा, राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य हुआ था, जबकि ये महमूद खिलजी प्रथम के साथ हुआ था। और बयाना का युद्ध तो दोस्तों राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। अगला सवाल देखिए, अकबर ने प्रताप से समझौते के प्रयास में 4 शिष्टमंडल भेजे, निम्न में से किसने शिष्टमंडल का नेतृत्व नहीं किया? तो किसने शिष्टमंडल का नेतृत्व नहीं किया था? टोडरमल ने किया, जलाल खान ने किया, भगवंत दास ने किया, अब्बुल फजल ने नहीं किया था दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको हम कैसे याद रखते हैं, जमा भट्टों से याद रखते हैं। जमा भट्टों से सबसे पहले जलाल खां को भेजा गया था 1572 में, नवंबर 1572 में किसको भेजा गया था, जलाल खां को भेजा गया था। अगर आपका सन भी पूछा जा सकता है दोस्तों, तो ध्यान रखना है, सन अगर आपसे पूछा जाए तो गलत मत करना। जलाल खां को कब भेजा गया था, नवंबर 1572 में भेजा गया था। मान सिंह को 1573 में भेजा गया था, भगवंत दास को भी 1573 में भेजा गया था, और आपके दोस्तों टोडरमल को भी 1573 में भेजा गया था। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखना है, मान सिंह को कब भेजा था दोस्तों, तो मान सिंह को कब भेजा था, जून में भेजा था। मान सिंह को जून में भेजा था, भगवंत दास को आपके अक्टूबर में भेजा था, और दोस्तों यहाँ पर आपके 1573 में दिसंबर में किसको भेजा था, तो ये आपके टोडरमल को भेजा था। तो जून, अक्टूबर और दिसंबर भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल नियुक्त तो करता है परंतु बर्खास्त नहीं कर सकता? तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति दिलाई जाती है लेकिन बर्खास्त नहीं कर सकता, तो ये आपके आरपीएससी का अध्यक्ष हो जाएगा। कौन हो जाएगा, आरपीएससी का अध्यक्ष हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान विधानसभा के स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। राजस्थान का राज्यपाल, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, या फिर विधानसभा के निर्वतमान स्पीकर, या कोई नहीं? तो भैया विधानसभा का जो स्पीकर होता है उसको कोई भी आपका शपथ नहीं दिलाता है, वो आपका सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है, तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है और इसको शपथ भी राज्यपाल दिलाता है। लेकिन यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया है, यहाँ पर दोस्तों आपके स्पीकर के बारे में पूछा गया है। तो स्पीकर शपथ नहीं लेता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, वो सदस्य के रूप में शपथ लेता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से पदभार ग्रहण करने के क्रम का सही विकल्प चुने। तो सही विकल्प आपको चुनना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बरकतुल्ला खां, फिर हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। इनको सीक्वेंस से जमाना है बस। अगला सवाल देखिए, किस भारतीय संविधान संशोधन ने उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी? तो 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी, ये सवाल मैंने काफी बार आपको करवाया है। 15वां संविधान संशोधन आपका हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। ठीक है, तो जो 45 है उसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 15वां संविधान संशोधन हो जाएगा। और ये कब हुआ था दोस्तों, 1963 में हुआ था। अगला सवाल देखिए, आरपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, तो ये तो 662 होता है, 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो जाए। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, और ये 60 से 62 कब किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, उच्च न्यायालय का 15वें संविधान संशोधन से। इन संगठनों में कौन सा संगठन राजस्थान पंचायती राज प्रणाली के क्रम में सबसे ऊंचे स्तर पर है? तो सबसे पहले आपकी ग्राम पंचायत आती है, फिर आपकी पंचायत समिति आती है, फिर थर्ड नंबर पे आपका जिला परिषद आता है। तो जिला परिषद सबसे ऊपर है आपका, और ये त्रिस्तरीय संरचना होती है आपकी पंचायती राज की। अगला सवाल देखिए, किसने 2 अक्टूबर 1959 को आपके नागौर राजस्थान में पंचायती राज की आधुनिक त्रिस्तरीय प्रणाली का उद्घाटन किया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था, बगदरी गाँव से, ये आपको ध्यान रखना है।
अगला सवाल देखिए, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। आयोग मानव अधिकारों के उल्लंघन में स्वतः ही जांच प्रारंभ कर सकता है। तो कथन पहला देखिए आप, यानी स्वतः ही वो जांच प्रारंभ कर सकता है अगर मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो बिल्कुल सही बात है। किसी पीड़ित की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आयोग को प्रस्तुत अर्जी पर आयोग जांच प्रारंभ कर सकता है, तो ये बात भी सही है। दोनों कथन बिल्कुल सही है यहाँ पर। अगला सवाल देखिए, अच्छा ध्यान रखना चाहो तो ध्यान रख सकते हो। मानव अधिकार आयोग जो है दोस्तों, इसका गठन कब किया गया था आपका, तो 18 जनवरी 1999 को किया गया था। इसने कार्य प्रारंभ कब से किया था, तो मार्च 2000 से इसने कार्य प्रारंभ किया था। यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग का कौन सा कार्य नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा कार्य मानवाधिकार आयोग का नहीं है, मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों को हतोत्साहित करना। तो हतोत्साहित करना इसका कार्य नहीं है दोस्तों, ऑप्शन 1 ही यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार प्रश्नों के वर्गीकरण की संख्या है। तो ये सवाल तो मैंने आपको करवाया अभी के अभी। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार प्रश्नों का वर्गीकरण कौन सा हो जाएगा आपका, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना वाले प्रश्न, यानी 3 प्रश्न हो जाएंगे। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, किस समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वारा करवाया गया। तो महाराणा जयसिंह द्वारा दोस्तों 5 वेधशालाएं बनाई गई थी, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, बनारस। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। दिल्ली वाली जो वेधशाला है इसका निर्माण कब करवाया गया था, अगर आपसे पूछा जाए तो 1724 में इसका निर्माण करवाया गया था, और ये सबसे पहली है, सबसे पुरानी है दिल्ली। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए जयपुर वाली का निर्माण कब करवाया था, तो इसका निर्माण 1728 में करवाया था, और ये आपकी सबसे बड़ी हो जाएगी। तो ये सन भी आपको ध्यान रखना है, मुझे लगता है ये सन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो 1724, 1728 में सवाई जयसिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और जंतर मंतर जो है दोस्तों, जंतर मंतर जो है उसको तो 2010 में आपके यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से 1923 में बंद किए गए समाचार पत्र को तरुण राजस्थान के नाम से पुनः प्रकाशित किया गया। तो तरुण राजस्थान के नाम से पुनः प्रकाशित किसको किया गया था दोस्तों, तो ये आपके नवीन राजस्थान को किया गया था। नवीन राजस्थान को 1922 में दोस्तों आपके किसके द्वारा चलाया गया था, तो ये आपके विजय सिंह पथिक के द्वारा चलाया गया था। लेकिन 1923 में दोबारा से दोस्तों इसका प्रकाशन किया गया, किस नाम से, तरुण राजस्थान के नाम से। ये आपको ध्यान रखना है, रामनारायण चौधरी ने। और फिर उसके बाद 1927 में इससे कौन जुड़ गए थे, आपके जयनारायण व्यास जुड़ गए थे। अगला सवाल देखिए, राजपुताना मध्य भारत सभा 1918 हो जाएगा आपका, राजस्थान सेवा संघ 1919 हो जाएगा, मारवाड़ सेवा संघ आपका 1920 हो जाएगा, आचार सुधारणी सभा आपका 1910 हो जाएगा। तो डी में आपका 1 हो जाएगा, एक ही ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, भागवत पुराण का पारिजात अवतरण किस मेवाड़ चित्रकला की कृति है। तो ये अच्छा सवाल है, भागवत पुराण का पारिजात अवतरण किस मेवाड़ चित्रकार की कृति है। तो ये किसकी कृति हो जाएगी, बानाराम, राम सिंह, नानाराम, उदय सिंह। तो ये नानाराम की कृति हो जाएगी। तो भागवत पुराण का पारिजात अवतरण जो है वह नानाराम की कृति है, और ये इसने कब चित्रित किया था, तो 1540 ईस्वी में चित्रित किया था, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरि दुर्ग नहीं है। तो कौन सा यहाँ पर गिरि दुर्ग नहीं है, तो कौन सा नहीं हो जाएगा दोस्तों, तो गागरोन जो है ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। आहू और कालीसिंध नदियों के संगम पर ये स्थित है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के किस लोक नृत्य में ढोल, बागिया और थाली का प्रयोग मुख्य वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है। तो ढोल, बागिया और थाली का प्रयोग जो है वो गैर नृत्य में किया जाता है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। गैर नृत्य आपका मेवाड़ का भी प्रसिद्ध है और आपका बाड़मेर का भी प्रसिद्ध है, दोनों आपको ध्यान रखने हैं, मेवाड़ और बाड़मेर। कौन सा युग्म पशु और मेला आपका सही सुमेलित नहीं है, तो चंद्रभागा मेला आपका झालावाड़ में लगता है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ऑप्शन 1 तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। गोगामेडी पशु मेला आपका हनुमानगढ़ में लगता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। गोगामेडी हनुमानगढ़ बिल्कुल सही है। शिवरात्रि पशु मेला सवाई माधोपुर, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। अगर आपसे बोला जाए शिवरात्रि मेला कहाँ लगता है, तो शिवरात्रि मेला तो आपका सिवाड़ सवाई माधोपुर में लगता है। कहाँ पर लगेगा, सिवाड़ सवाई माधोपुर में लगेगा शिवरात्रि का मेला। लेकिन अगर आपसे बोला जाए शिवरात्रि पशु मेला कहाँ पर लगेगा, तो शिवरात्रि पशु मेला आपका करौली में लगेगा। छोटा सा डिफरेंस है, ध्यान रखना है। शिवरात्रि मेला तो सिवाड़ सवाई माधोपुर में, लेकिन शिवरात्रि पशु मेला आपका करौली में लगेगा। ये सिंपल सा डाउट है, आपको क्लियर करते हुए चलना है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। और रामदेव पशु मेला आपका नागौर बिल्कुल सही दिया गया है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा आपका वैष्णव संप्रदाय नहीं है ये आपको बताना है। निम्बार्क, वल्लभ, निष्कलंक या लालदासी। तो ये कल ही मैंने आपको करवाया था, लालदासी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, धर्म जहाज, भक्ति पदारथ एवं नासकेत लीला रचनाएं निम्न में से किस संत की है। तो भैया धर्म जहाज, भक्ति पदारथ और नासकेत लीला इंपॉर्टेंट सवाल है। ये निम्न में से किस संत की हो जाएगी आपकी, तो चरणदास जी की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, चरणदास जी की रचना हो जाएगी आपकी। धर्म जहाज, भक्ति पदारथ और नासकेत लीला, ये आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है।
राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है? तो आणो क्या हो जाएगा दोस्तों? दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना, कुआं पूजन, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, जल झूलनी की एकादशी पूजा। तो यहाँ पर आणो क्या हो जाएगा? विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, इसको आणो कहा जाता है। मोरबंदिया, पहरावना और ताड़ना नामक 3 प्रकार के विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो मोरबंदिया, पहरावना, ताड़ना ये ग्रासीय जनजाति में प्रचलित है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। और मोरबंदिया जो है इसे ब्रह्म आपका दोस्तों विवाह भी कहा जाता है, और ताड़ना में दोस्तों यहाँ पर वधु मूल्य लिया जाता है। ताड़ना में आपका वधु मूल्य लिया जाता है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाएगा? तो दादू दयाल जी को कहा जाएगा। राजस्थान की जलपरी आपकी रीमा दत्ता हो जाएगी। राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर लाल व्यास हो जाएंगे। और राजस्थान के रेल बाबा आपको ध्यान रखना है किशन लाल सोनी हो जाएंगे। तो यहाँ पर ए में आपका 4 हो जाएगा, बी में 3rd हो जाएगा, सी में आपका दोस्तों 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन 3rd करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी संबंधित है। तो रत्ना देवी या रतन देवी आपकी कहाँ से संबंधित है? तो ये जयपुर राज्य से संबंधित है दोस्तों। ये हीरालाल शास्त्री की पत्नी हो जाएगी। इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहली बात तो क्या ध्यान रखनी दोस्तों, रतन देवी शास्त्री जो है इन्होंने 1939 में, कब दोस्तों? 1939 में जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था। तो जयपुर राज्य का प्रजामंडल का सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, उसमें भाग लिया था। और 1955 में इनको पद्मश्री दिया गया है। 1955 को इनको पद्मश्री दिया गया है। जबकि जानकी देवी बजाज जो है दोस्तों उनको 1956 में पद्म भूषण मिला था। तो ये दोनों ध्यान रखने हैं आपको। रत्ना देवी को तो पद्मश्री 1955 में मिला था, जानकी देवी बजाज को आपका 1956 में मिला था दोस्तों पद्म भूषण। ठीक है। इसके अलावा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजस्थान से संबंधित है जो राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा थी? तो ये आपकी अंजना देवी चौधरी हो जाएगी, जो कि आपकी किनकी पत्नी हो जाएगी दोस्तों? रामनारायण चौधरी जी की पत्नी हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। बूंदी और बिजोलिया में जो किसान आंदोलन हुए थे उनमें इन्होंने नेतृत्व किया था। और दोस्तों 1930 में जो सत्याग्रह हुआ था आपका कांग्रेस के नमक सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया था और इनको 6 महीने की सजा हुई थी। 6 महीने की इनको सजा हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर सुमेलित करना है आपको। पांडुपोल अलवर में हो जाएगा। तो पांडुपोल जो है ये अलवर में हो जाएगा दोस्तों। हनुमान जी की शयन मुद्रा में यहाँ पर प्रतिमा मिल जाएगी आपको, शयन मुद्रा में सोते हुए हनुमान जी। जसवंतगढ़ आपका बीकानेर में हो जाएगा, जिसका निर्माण किसने करवाया था? जसवंत सिंह की याद में सरदार सिंह के द्वारा करवाया गया था। लालगढ़ आपका जोधपुर में हो जाएगा। और गागरोन किला आपका झालावाड़ में हो जाएगा। मैंने गलत कर दिया दोस्तों थोड़ा सा। यहाँ पर आपका जसवंतगढ़ जोधपुर में है, जिसका निर्माण सरदार सिंह ने करवाया था। लालगढ़ आपका कहाँ पर हो जाएगा? बीकानेर में हो जाएगा। पांडुपोल आपका अलवर में हो जाएगा। गागरोन किला आपका झालावाड़ में हो जाएगा। तो डी में आपका 1 हो जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी पर्वतीय चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है? तो सिरोही जिले में कौन सी चोटी नहीं है आपकी? तो अचलगढ़ सिरोही में, शेर सिरोही में, देलवाड़ा सिरोही में। कमलनाथ आपकी सिरोही में नहीं है। इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी दोस्तों कमलनाथ की? अगर आपसे पूछी जाए तो 1001 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अचलगढ़ की ऊंचाई कितनी है, शेर की कितनी है और देलवाड़ा की कितनी है, ये भी आप मुझे बता दीजिए। देखो, गुरु शिखर की तो 1722 हो जाएगी। गुरु शिखर के बाद में आती है आपकी शेर, शेर की हो जाएगी आपकी 1597 मीटर। ठीक है। देलवाड़ा की हो जाएगी आपकी 1442 मीटर। सीक्वेंस से याद रखना है। अचलगढ़ की हो जाएगी 1380 मीटर। तो ये ऊंचाई भी अगर आपसे पूछी जाए तो याद कर लेना। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण अरावली के शिखर है? तो दक्षिण अरावली के शिखर आपके कौन से हो जाएंगे? तो भानगढ़ तो अलवर का हो जाएगा, नागपाड़ अजमेर का हो जाएगा। तो नागपानी और लीलागढ़ ये आपके दक्षिण अरावली के हो जाएंगे, यानी कि ए और सी आपका राइट आंसर होगा। अब दोस्तों इंग्लिश के सवाल देख लेते हैं। पैराग्राफ आप खुद से कर लेना, PDF आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर एरर आपको बतानी है दोस्तों, इसमें क्या एरर है आपकी? तो क्वेश्चन नंबर 74 में आपको एरर बतानी है। व्हेन ही वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस इन नवंबर 2014 हिज फॉलोअर्स गो ऑन अ रैम्पेज फॉर 2 वीक्स। तो 2014 यहाँ पर दिया गया है। व्हेन ही वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस इन नवंबर 2014, तो ये हो जाएगा आपका हिज फॉलोअर्स गो ऑन अ रैम्पेज फॉर 2 वीक्स। इसमें आपको एरर बतानी है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों ये सेंटेंस जो है आपका पास्ट में हो जाएगा। तो पास्ट में है तो यहाँ पर गो की जगह आपका क्या आ जाएगा दोस्तों? वेंट आएगा यहाँ पर। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, गो की जगह यहाँ पर वेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका गलत कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका 2 गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, माधुरी डिड नॉट रिप्लाई व्हेन आई आस्क्ड हर व्हाई वाज सी वीपिंग। तो माधुरी डिड नॉट रिप्लाई व्हेन आई आस्क्ड ही वाज सी वीपिंग। तो यहाँ पर दोस्तों क्या दिया गया है? ये सेंटेंस ही गलत दिया गया है। आई आस्क्ड हर वाई, सी पहले आएगा दोस्तों, सी वोज होगा, वो सी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका 3rd गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको सिनोनिम बताना है दोस्तों। एक्वेंट यहाँ पर दिया गया है, इसका सिनोनिम आपको बताना है। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इंट्रोड्यूस करना होता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। गिव एंटोनिम ऑफ फ्रेगाइल हो जाएगा यहाँ पर। फ्रेगाइल का एंटोनिम क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्रेगाइल का मतलब होता है कमजोर। तो कमजोर जो है
वो किस में आपका हो जाएगा दोस्तों? कमज़ोर का मतलब हो जाएगा आपका वीक। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। अब अगला सवाल देखिए, यहाँ पर दोस्तों आपको एडम दी गई है, इसका वो बताना है टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। तो यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टू फेस अ डिफिकल्टी करेजलेसली, यानी कि आप दोस्तों कठिनाई का साहसपूर्वक सामना कर रहे हो। तो ये यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। अब हिंदी के सवाल देखिए, जलोर्मी शब्द का संधि विच्छेद होगा तो जल प्लस उर्मी, तो गुण संधि हो जाएगी। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग है? तो ये सवाल थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों इसमें, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, निर्नुनासिकता, निर्नुनासिकता को आप कैसे तोड़ोगे? निर प्लस अनु प्लस नासिक, निर प्लस अनु प्लस नासिक प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पर ताप प्रत्यय हो जाएगा। तो निर प्लस अनु प्लस नासिक प्लस ता, इसको इस तरीके से तोड़ोगे। इसको कैसे तोड़ोगे आप? निसंकोच को, तो निसंकोच को आप तोड़ोगे निस प्लस सम प्लस कोच हो जाएगा आपका। तो निम प्लस सम प्लस कोच हो जाएगा। अपादान को कैसे तोड़ोगे दोस्तों? अप प्लस आ प्लस दान, तो अप प्लस आ प्लस दान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। और अवस्था को आप अ प्लस वी प्लस अवस्था से तोड़ोगे। तो यहाँ पर 2 से अधिक पूछा गया है, तो सब में आपको 2-2 उपसर्ग मिलेंगे, ये तो प्रत्यय हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सवाल में मिस्टेक है थोड़ी। अगला सवाल देखिए, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है वो क्या कहलाता है आपका? तो दोनों पद प्रधान होते हैं तो द्वंद्व समास कहलाता है। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही है? तो सही अर्थभेद आपको बताना है। अजर का मतलब होता है जो बूढ़ा ना हो, और अजीर का मतलब आंगन हो जाएगा। तो पहला यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। मेघ का मतलब बादल, और मेद का मतलब अज्ञ नहीं होता है दोस्तों। मेघ का मतलब क्या होता है? यज्ञ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मेद का मतलब रुख, और रुख दिया गया है दोस्तों, तो रुख जो है वो आपका पेड़ दिया गया है, जो कि गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? तरफ हो जाएगा। रुख का मतलब तरफ हो जाएगा, और ये वाला जो रुख है इसका मतलब पेड़ हो जाएगा आपका, यानी बड़ी ऊ की मात्रा जिसमें आ रही है उसका मतलब पेड़ हो जाएगा। रेचक और रोचक, तो रोचक का मतलब तो दिलचस्प सही दिया गया है, लेकिन रेचक जो है वह स्थावर यहाँ पर दिया गया है, ये गलत हो जाएगा। स्थावर नहीं होगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा आपका? दस्तावर हो जाएगा, दस्तावर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। जानवी शब्द का पर्याय है, तो जानवी किसका पर्याय है? जानवी का मतलब क्या होता है दोस्तों? गंगा होता है। तो गंगा का पर्यायवाची आपको बताना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? मंदाकिनी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, अपने सहोदर को साथ देखकर उसका साहस द्विगुणित होगा। उक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा? तो सहोदर का विलोम आपको बताना है। सहोदर का मतलब होता है एक ही उदर से जन्म लेने वाले, यानी एक ही माता के उदर से जन्म लेने वाले सहोदर हो जाएंगे। तो यानी अलग अलग माता के उदर से जन्म लेने वाले आपके परोदर हो जाएंगे। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। अगला सवाल है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? तो सभी शब्द शुद्ध किस में हो जाएंगे, ये आपको बताना है दोस्तों। तो पुनरावलोकन, ये तो गलत हो गया, इसको किस तरीके से लिखेंगे? पुनर्वलोकन लिखेंगे इसे, तो ये तो गलत हो गया। हितैषी भी यहाँ पर गलत दिया गया है। हितैषी को कैसे लिखेंगे दोस्तों? इस तरीके से लिखेंगे, हितैषी, डबल मात्रा आएगी। और न्योता को कैसे लिखेंगे? न्योता को न्योता लिखेंगे, एक ही मात्रा आएगी यहाँ पर। निर्वलंब और सिद्धहस्त, ये यहाँ पर सही दिया गया है। और दंपति यहाँ पर सही है। प्रशस्त यहाँ पर गलत है दोस्तों। प्रशस्त को कैसे लिखोगे आप? प्रशस्त को प्रशस्त लिखोगे दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वाक्य का चयन आपको करना है। इसके बाद क्या हुआ? मेरे पास केवल एक घड़ी है, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, तो ये गलत हो जाएगा। मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मा से अच्छा है, तो यहाँ पर ये गलत हो गया दोस्तों। निम्न में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? तो उपयुक्त शब्द किसमें दिया गया है? जो काम से जी चुराता हो, कामचोर, तो ये तो बिल्कुल सही है, तो यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए दोस्तों। अगला सवाल है आपका, अच्छा यहाँ पर ये भी मैं आपको बता देता हूँ, जो दिखाई नहीं देता हो उसे क्या कहेंगे? अदृश्य कहेंगे। जो दिखाई नहीं देता हो उसे अदृश्य कहेंगे। छात्रों के रहने का स्थान क्या हो जाएगा? छात्रावास हो जाएगा। जानने की इच्छा रखने वाला कौन हो जाएगा दोस्तों? जिज्ञासु हो जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द है, तो इम्प्लीमेंट करना यानी कार्यान्वयन करना। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द है? जुडिशियल ट्राइब्यूनल, विधिक प्राधिकरण, तो ये विधिक नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? जुडिशियल ट्राइब्यूनल यहाँ पर दिया गया है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा आपका? न्यायिक अधिकरण हो जाएगा, न्यायिक अधिकरण, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका दोस्तों जुवेनाइल ऑफेंडर दिया गया है, किशोर अपराधी, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अप्रेंटिस यहाँ पर दिया गया है, इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों शिक्षु। अप्रेंटिस का मतलब शिक्षु हो जाएगा। डिस्पोजल का मतलब भुगतान दिया गया है, जबकि डिस्पोजल का मतलब क्या हो जाएगा? निष्पादन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? निष्पादन हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मन चंगा तो कटौती में गंगा का क्या अर्थ हो जाएगा आपका? तो इसका अर्थ हो जाएगा मन की पवित्रता ही सबसे बड़ी पवित्रता है। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। अब दोस्तों कंप्यूटर के सवाल मैं आपको करवा देता हूँ,
तो कंप्यूटर के सवाल हम देख लेते हैं फटाफट से, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके कंप्यूटर के भी। तो कंप्यूटर का सवाल देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 136, कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? अंडू के लिए किया जाता है, अंडू करने के लिए किया जाता है, जबकि रीडू का कंट्रोल प्लस वाई होता है। तो यहाँ पर अंतिम क्रिया पूर्ववर्त करने के लिए ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अब देखो इस सवाल को जब आप पढ़ोगे ना तो बहुत सारे बच्चे ये वाला आंसर कर देंगे, ठीक है, कंफ्यूज होकर ये वाला आंसर कर देंगे, जबकि मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ तो अंतिम क्रिया पूर्ववर्त करने के लिए। तो इस सवाल को आपको ईजी लग रहा है ये सवाल, लेकिन जब आप 4 ऑप्शन पढ़ोगे तब टफ हो जाएगा ये आप लोगों के लिए। MS वर्ड में अशुद्ध शब्द को किस रंग से रेखांकित किया जाता है? तो अशुद्ध शब्द जो होता है उसको किस रंग से रेखांकित किया जाता है? तो इसको लाल रंग से रेखांकित किया जाता है, जबकि ग्रामर की जो आपकी मिस्टेक होती है दोस्तों, ग्रामर की जो मिस्टेक होती है उसे हरे रंग से आपका रेखांकित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, MS एक्सेल में टपल क्या होता है? तो बताइए दोस्तों टपल क्या हो जाएगा आपका? MS एक्सेल में टपल क्या होगा? तो टपल आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपकी टेबल की एक रो। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। MS एक्सेल में सेल में दिए गए कमेंट्स कहलाते हैं, तो ये सेल टिप कहलाते हैं, आपके सेल टिप कहलाएंगे। ऐसी फाइल जिसमें रेडीमेड स्टाइल होते हैं जिनका उपयोग प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है कहलाती है। तो ये आपकी टेम्पलेट कहलाती है दोस्तों, क्या कहलाएगी? टेम्पलेट कहलाएगी। सेलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम वर्जन, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके दोस्तों प्रोसेसर हो जाएंगे। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। सेलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम वर्जन जो है ये आपके प्रोसेसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो कौन सा यहाँ पर आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा? नहीं है। कौन सा आपका इनपुट डिवाइस नहीं है? तो स्कैनर इनपुट है, माइक्रोफोन इनपुट है, वेबकैम इनपुट है, प्लॉटर आपका इनपुट नहीं है, ये आपका आउटपुट हो जाएगा। लाइट पेन क्या है? तो लाइट पेन आपका इनपुट डिवाइस है। CD में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जो आपकी CD होती है दोस्तों उसमें फाइल जो कॉपी की जाती है वो प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी? ये आपसे पूछा गया है, तो ये आपकी बर्निंग कहलाती है। क्या कहलाती है? बर्निंग कहलाती है, इसको अलग से याद रखना। अगला सवाल है, निम्नलिखित भंडारण युक्ति में किसमें सर्वाधिक डेटा स्टोर कर सकते हैं? तो सर्वाधिक डेटा आपका हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है। हार्ड डिस्क जो हो जाएगी ये आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी हो जाएगी, और इसे क्या कहा जाता है? इसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। कौन सी प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि कंप्यूटर के सभी भाग कार्य कर रहे हैं तथा ठीक से जुड़े हुए हैं? तो ये आपकी बूटिंग सुनिश्चित करेगी, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? DOS आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, लाइनक्स हो जाएगा, विंडोज हो जाएगा, ओरेकल नहीं होगा दोस्तों। पाम OS किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो पाम OS जो है दोस्तों ये आपका सिंगल टास्किंग का उदाहरण है। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। HFS फाइल सिस्टम किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोग होता है? तो HFS फाइल सिस्टम आपका किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोग होता है? तो ये आपका मैक OS में उपयोग में लिया जाता है। गीगो का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो गार्बेज इन गार्बेज आउट। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो यहाँ पर दोस्तों लगभग 100 क्वेश्चन हमने किए हैं दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके कितने सही हुए कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच।